हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट टेंथ में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं और आप भी बिहार बोर्ड 2027 के एग्जाम में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। और आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है ना। और सेट नंबर 5 क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेट नंबर 5। और सेट नंबर 4 को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था और आज बारी है सेट नंबर 5 की, ठीक है ना। और हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको जो है एग्जामों में जो है क्लास 10 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है या फिर कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, तो आइए और आज का क्लास पूरा देख कर जाइएगा। और वैसे स्टूडेंट के लिए आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत कीजिएगा और क्लास को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी समझ में ना आए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर जो है आपका डाउट जो भी है तो आप लोग जो है जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो चलते हम लोग अब क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। एक सेकेंड दोस्तों, क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो क्या होता है, कितना होगा। या फिर याद रखिएगा कि रैखिक समीकरण का जो घात होता है कितना होता है, 0 होता है या फिर 1 होता है, 2 होता है या फिर 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी जब हम लोगों ने पिछले दिन जो है लेक्चर क्लास यानी कि चैप्टर 2 का जो लेक्चर पढ़ा था, आप लोगों को उसमें बताया गया था कि रैखिक समीकरण का जो एक्सचेंज कि रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो 1 होता है। और द्विघात का जो होता है द्विघात का वो घात जो होता है वो 2 होता है। और त्रिघात का जो होता है, त्रिघात बहुपद का जो घात होता है वो 3 होता है। द्विघात का 2 और त्रिघात का 3 होता है। और रैखिक का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है जरूर पढ़िएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग जो है जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा सब है, आप लोगों को एग्जाम में जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग जो है सारा सारा क्वेश्चन कीजिएगा और सारा क्वेश्चन जो है आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है। हो सके तो स्क्रीन शॉट नहीं अगर लिख पा रहे हैं तो स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टेन टेन 90 डिग्री का मान होता है। 1090 डिग्री का मान कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 1090 डिग्री का जो मान होता है वो इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बोले तो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, यस सर यस सर। अगर नहीं लग रहा है आप लोगों को क्लास अच्छा तो आप लोग वो भी बताइएगा कि सर थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा है। तो मिस्टेक जो है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हम जो उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कहता है कि बिंदु बिंदु 3 कोमा माइनस 4 कोमा -3 जो है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। अभी हम लोगों ने क्लास चैप्टर 2 के जो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग जो है जितने भी नए बच्चे हैं तो जाकर चैप्टर 2 का जो लेक्चर हमने अपलोड किया है तो उसमें जाकर आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बातें बताए हैं। और चैप्टर 2 के जितने भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, तो मैंने सारा का सारा उस प्रकार से जो है आप लोगों को जो है बता के रखा है, ठीक है ना। तो वहां जाकर आप लोग जो है जरूर देखिएगा और ऑब्जेक्टिव कैसा लगे क्लास तो आप लोग जरूर बताइएगा कि सर इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर लेक्चर क्वेश्चन लाना चाहिए या फिर हर चैप्टर का उस प्रकार का लेक्चर क्वेश्चन लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कहता है कि 4 कोमा -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हमने बताया था कि इस प्रकार के ये क्या होते हैं, चतुर्थांश। ये होता है एक्स और ये होता है एक्स डैश होता है। और ये क्या होता है हमारा, वाई होता है और ये क्या होता है, वाई डैश होता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश और इसमें क्या होता है, तो प्लस और प्लस होता है। और इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसमें क्या होता है, तो माइनस और प्लस होता है। और ये होता है तृतीय चतुर्थांश, इसमें माइनस और माइनस होता है। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, जिसमें क्या होता है कि प्लस में होता है और माइनस में होता है। और यहाँ क्या पूछा गया, एक बार एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगला जो आने वाला है अगला भी क्वेश्चन आप लोगों से बने इस प्रकार से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर एक ही ऑब्जेक्टिव पढ़ ले तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैथ में जो है मान चेंज करके दिया जाता है आप लोगों को, बहुत सारे मान चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे 4, -3 है, -3, 8 दे सकता है, या फिर 8, 8, 2, 2 या फिर -2, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लस प्लस आए, दोनों संख्या अगर प्लस में आए तो हमको इसमें प्रथम चतुर्थांश में जाना है, अगर एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस में आना है तो हमको द्वितीय चतुर्थांश में आना है, और दोनों माइनस में आएगा तो हमको तृतीय चतुर्थांश में जाना है, और एक प्लस और एक माइनस में आए तो हम लोग उसमें कहा जाएंगे तो चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे, और जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। हमेशा याद रखिएगा कि एक जो वृत्त होता है इस प्रकार से वृत्त होता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो वृत्त होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है। याद रखिएगा कि केंद्र पर जो है, वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनता है। याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र पर जो है पूरी घूमती है, क्या होती है, पूरा इस प्रकार से घूमता है। तो याद रखिएगा कि वृत्त जब पूरा अगर चाप घूम जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि 180 डिग्री का कोण है, सॉरी 180 नहीं, 360 डिग्री। कितनी डिग्री का, 360 डिग्री का कोण होता है। अगर चाप को हम लोग पूरा सर्कल घुमा के अगर सर्कल बना दे तो वो 360 डिग्री पर बनती है। कितनी डिग्री पर बनती है, 360 डिग्री पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और याद रखिएगा कि केंद्र से अगर हम लोग परिधि से अगर एक रेखा मिला देंगे तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और उस त्रिज्या की दुगुनी दूरी, यानी कि इसको अगर हम इधर से मिला दें तो उसे हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। हमेशा ये बातें को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही आप लोगों को जो है आगे यूज होने वाला है इन सारी बातों का। ठीक है, अगला है हमारा 3,5, 3,5, 2,5, 7, 5, 8, 5, ठीक है ना, का बहुलक है। यानी कि इसका बहुलक क्या होगा, तो हमने पिछले क्लास में बताया था या फिर उससे पिछले पहले वाला क्लास में बताया था कि बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए, और सबसे अधिक बारंबारता मान क्या होता है हमारा, तो बहुलक होता है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को सबसे अधिक बार कौन आया है, हमें लग रहा है कि 5 आया है। 5 कितनी बार, 1, 2, 3, 4 बार आया है, और कोई संख्या है जो कि मतलब जो कि 4 बार आया है, कोई संख्या नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हमारा, क्या, सॉरी 5, हाँ 5 क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 आया, 4 बार आया है, तो 5 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि अधिकतम बारंबारता का जो मान होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुलक कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कई बार एग्जामों में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि बहुलक, माध्यक, बहुलक, ये तो आप लोगों के एग्जाम में कॉमन हो चुका है, हर एग्जामों में जो है पूछ लेते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि प्रायिकता, अगर हम एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए कि सिक्का है और ये भी सिक्का है, क्या, अच्छा सिक्का के कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं ना, एक सिक्का के कितने पहलू, 2 पहलू होते हैं। जैसे एक होता है हेड, एक होता है क्या, टेल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 सिक्का बना लेते हैं। ठीक है, इसको रुकिए एक सेकंड, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 सिक्का बना लिए। तो आप लोग बताइएगा कि समझ लीजिए कि ये हेड है, ये क्या है, एक सेकेंड, ये हेड है और ये टेल है। ठीक है ना, तो 2 पहलू होते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें जो घटनाएं होती है, इसकी जो कुल घटना हो जाएगी, कुल घटना, तो याद रखिएगा कुल घटना 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है। अगर हम लोग उछालेंगे तो हो सकता है कि या तो हेड आए या फिर टेल आए, तो कुल घटना कितनी हो सकती है, तो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। और याद रखिएगा कि अगर हम लोग एक बार उछालेंगे तो याद रखिएगा कि एक बार उछालेंगे तो सिक्का में उछालने पर चित आने, चित कह रहा है कि चित होता है और पाठ होता है। ठीक है ना, तो चित एक ही बार आ सकता है ना, या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। ठीक है, यानी या हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो या एक ही बार आ सकता है ना। तो याद रखिएगा कि एक आएगा, एक ही बार आएगा। तो याद रखिएगा, और कुल घटना की प्रायिकता कितनी है, तो 2, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका प्रायिकता बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्या होती है कि संभव घटना की प्रायिकता, यानी कि कितनी संभावना, अगर एक बार हम सिक्का को उछालेंगे तो हेड आने की भी कुछ एक संभावना होगी, या फिर टेल आने की भी कुछ एक ही संभावना होगी। तो एक ही संभावना है, देखिए संभव घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जो है कुल घटना की प्रायिकता, तो याद रखिएगा कि प्रायिकता बराबर यही फॉर्मूला होता है कि संभव घटना की प्रायिकता और बटे में कुल घटना की प्रायिकता। यानी कि जैसे कुल घटना की प्रायिकता बोले तो अगर हम लोग सिक्का उछालेंगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो घटना, कुल घटना कितनी होगी, तो 2 हो गई। और एक बार हम लोग जब उछालेंगे या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है।
तो याद रखिएगा कि संभव घटना क्या हो जाएगा हमारा 1, 1 बटे क्या हो जाएगा 2, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात जो है 4 अनुपात 9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि ये एग्जाम में जो है, हर एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है ना, तो आप लोगों के एग्जाम में 100% लिख के ले लीजिए कि आप लोगों के एग्जाम में जो है ये भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है ना, आप लोग जो है नोट जरूर कर लीजिएगा और ये बात को रिकॉर्ड आप लोग जरूर कर लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में आने वाले हैं। भले ही यहाँ पर क्या कर दी जाए, मान चेंज कर दी जाए, लेकिन आप लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, तो कहता है कि भुजा का अनुपात, हम लोग क्या दिया गया है, भुजा का अनुपात दिया गया है। तो हमने बताया था कि अगर भुजा का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो याद रखिएगा कि हमको इसको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, अनुपात 9 का अनुपात कितना हो जाएगा तो 81, तो 16 अनुपात 81 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमें लग रहा है क्या, बी ऑप्शन लग रहा है सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। तो जो है अब जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं तो आप लोग जो है रिकॉर्ड करके जरूर रख लीजिएगा कि सर एग्जाम के बाद आप लोग आगे बोलिएगा कि सर आपने तो कहा था कि मतलब जो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन कहाँ आया, नहीं आया। तो नहीं आया तो आप लोग जो है जरूर मुझे मतलब सेंड कीजिएगा उस टाइम में। ठीक है ना, अब मैं ये दावे ठोक कर कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आप लोग के एग्जाम में आना ही है, आना ही। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि 1/√2 किसके बराबर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1/√2 जो होता है वो साइन 45 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है, और कोस 45 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, कोस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, और साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में कौन सही है, तो ऑप्शन साइन 45 दिया गया है। यहाँ पर कोस 45 दिया गया है क्या, नहीं है। तो साइन 45 हम क्या करेंगे और राइट मार देंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर हो जाएगा। दो याद रखिएगा कि दोनों आप लोगों को जैसे साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री दोनों आप लोगों को ऑप्शन में नहीं आने वाला है, क्योंकि दोनों का मान एक ही होता है, लेकिन दोनों तो ऑप्शन में नहीं दे सकते हैं ना। तो अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अब प्लस में सी बराबर 0 के मूलों का योग है, मूलों का योग पूछा है। तो याद रखिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में बी एक्स और फिर प्लस में सी इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि मूलों का योग क्या होगा। तो याद रखिएगा हमने आप लोगों को बताया था कि मूलों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। तो क्या माइनस बी बटे ए मार दे, क्या ऑप्शन बी में दिख रहा है माइनस बी बटे ए मार दे, नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हमें इस समीकरण में पूछा है। तो याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए का मान कहते हैं, तो ए का मान ए ही हो जाएगा। ठीक है, और एक्स के गुणांक को हम लोग बी का मान कहते हैं, और बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी। और अचर मान जो होता है उसे हम लोग सी का मान कहते हैं, तो सी का मान भी सी हो जाएगा। तो उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान यहाँ पर क्या है, माइनस बी है। तो याद रखिएगा कि माइनस और माइनस दो को माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस बी बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस बी बटे ए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर माइनस नहीं, अरे यार क्या हो रहा है ये, अगर माइनस नहीं रहता तो हम बोल देते, माइनस अगर यहाँ क्वेश्चन में नहीं रहता तो हम बोल देते कि माइनस बी बटे ए राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्वेश्चन देखकर आंसर मारना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए का मान होगा। हमेशा याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर ए और फिर माइनस में टेन स्क्वायर ए का मान हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि इसका जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है बिल्कुल भी घबराइएगा मत, सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, क्लास को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है ना, और स्टेबिलिटी अंदर अपने अंदर जो है स्टेबिलिटी रखना है। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। लॉलीपॉप बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, हम इसमें जितना भी स्टार मार दे वो बिल्कुल भी कम है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 0,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 0,0 ऑप्शन ए। तो आप लोग जितने भी बच्चे जो है लेक्चर क्लास को जाकर नहीं देखे हैं चैप्टर 2 का, तो आप लोग जो है लेक्चर क्लास जाकर जरूर देख लीजिएगा चैप्टर 2 का, और चैप्टर 1 का भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, तो दोनों चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख लीजिएगा। ठीक है ना, हम लोग जो है एक दिन 2 दिन के बाद क्या करते हैं, तो चैप्टर वाइज जो है लेक्चर
लेक्चर जो है अपलोड कर देते हैं। तो हम लोग जो है सुबह-सुबह मैथ तो पढ़ते ही हैं और शाम में सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ठीक उसी प्रकार जो है हम लोग बीच-बीच में क्या करते हैं कि मतलब चैप्टर वाइज़ जो लेक्चर अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग जो है लेक्चर लेक्चर भी ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना? और हमारे जो वीडियो को जो है बहुत लोग प्ले नहीं करते हैं, ठीक है ना? पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना? पता नहीं, लोग जो है हमारे वीडियो को देखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, व्यू ही नहीं आ रहा है। इतने दिन से हम लोग जो है क्लास कर रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप लोग जो है देख रहे हैं, तो हमारी इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी म मत भूलिएगा, ठीक है ना? और लोगों की तरह नहीं करना है कि यानी कि लोग कहते हैं कि व्यू ही नहीं है, सर की क्लास में तो व्यू ही नहीं है, देख के क्या करेंगे? कम व्यू वाला को छोड़ देना है, ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा व्यू है उसी को देखना है, कम वाला व्यू को देखना ही नहीं, तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना? हम भी आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना? और अभी तो स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, अभी समझ लीजिए कि हम लोग लगभग 20 जो ऑब्जेक्टिव क्लास का हम लोग जो है पूरा कर चुके हैं लगभग, ठीक है ना? ऑल सब्जेक्ट से अगर बात करी जाए तो, ठीक है ना? और याद रखिएगा ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है ना? तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा एग्जाम के लिए, हम सब सारा जो है आप लोगों को दिखा देंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? तो सारा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, ठीक? अगला है हमारा, कहता है कि हम लोग इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना? तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि 1 x 5 और 12 का माध्य 7 है, तब उसका क्या हो जाएगा? x का मान। सबसे पहली बात कि माध्य निकालने के लिए हम सारा संख्या को ऐड करते हैं, क्या? 1 + 4 + x + 5 और प्लस में 12। अब बटे में फिर से लिखते हैं हम इसको, क्या? 1 + 4 फिर प्लस में x और प्लस में 5 प्लस में 12, ठीक है? अब बट्टे में क्या हो जाएगा? तो बट्टे में जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 संख्या है, तो हम लोग 5 से भागा लगाएंगे, ठीक है ना? और माध्य बराबर हम लोग को कितना दिया गया? तो 7। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, फिर बनाना है, सोल्व करना है, ठीक है? तो 1 + 4 क्या हो जाएगा? 5 और ये 5 10 हो जाएगा, 10 और 12 यानी कि 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22। अब प्लस में क्या हो जाएगा? x। अब बटे में क्या है? 5। अच्छा 5 है बटे में, तो एक काम करते हैं हम लोग 5 को अगर बटे में है तो इसका मतलब कहाँ है? भागा में है। भागा में तो उधर गुना में भेज सकते हैं ना, यानी कि 7 से भागा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 7 × 5 = 35 हो जाएगा, हो जाएगा ना? अब x को हम लोग इधर ही रहने देते हैं और जो है 35। अब 22 को प्लस में है 22 में, तो यहाँ माइनस में 22 कर देते हैं, तो x बराबर आप लोग बताइएगा कि x बराबर क्या आया? 22 में 35 में अगर हम लोग 22 घटा दे तो क्या 13 बच जाएगा? क्या 13 बचेगा? क्या बचेगा? तो 13। x का मान क्या हो जाएगा हमारा? तो वही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि x का मान होगा, तो x का मान हमारा कितना निकल के आया? तो 13 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हमेशा आप लोग जो है याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि किसी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? हमेशा याद रखिएगा, हमने क्लास में बता के रखा है पिछले क्लास में कि संभव घटना की जो प्रायिकता होती है, संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। हमेशा याद रखिएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आप लोग जो है इस सबको याद रख लीजिएगा जरूर, ठीक है? ये प्रायिकता चैप्टर से। अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि क्या कहता है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? सबसे पहली बात, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं कि ये बाह्य बिंदु है, तो इस बिंदु से जो है हम अगर वृत्त पर क्या खींचे? वृत्त पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें इस बिंदु से तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ तक आया और ये बिंदु यहाँ पर कटा, तो याद रखिएगा यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखाओं की लंबाई खींचते हैं, ठीक है ना? ये जो बाहर गया इसको हम लोग स्पर्श रेखा की लंबाई में नहीं मानते, ठीक है ना? जहाँ से जिस बिंदु से जो है छू कर जाती है, वृत्त को छू कर जाती है रेखा, जो उसी बिंदु से हम लोग क्या करते हैं? रेखाओं की लंबाई मापते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से मापेंगे, याद रखिएगा कि बाह्य बिंदु, ये क्या है हमारा? बाह्य बिंदु। तो याद रखिएगा कि बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए कि
वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो हमेशा आप लोगों को 2 मारना है, ठीक है ना? और याद रखिएगा ये भी कि दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? समान होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए राइट आंसर, ठीक है ना? तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक अगर शून्य हो तब वो दोनों मूल होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा विवेचक को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा कि विवेचक को हम लोग दूसरा नाम से विविक्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तर भी कहते हैं। और उसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। और यहाँ कह रहा है कि डी का मान यानी कि विवेचक का मान शून्य हो तो डी बराबर 0 हो तो मूल कैसा होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि हमने बताया था क्लास में कि जब भी अगर d का मान 0 हो यानी कि मूल जो है मूल क्या हो? शून्य हो, यानी कि विवेचक का जो मान शून्य हो तो वो होता है मूल वास्तविक एवं समान होता है। क्या होता है? वास्तविक। अरे यार गलती लिख दिया क्या हमने? फिर से लिखते हैं, वास्तविक एवं समान होता है। मूल क्या होता है? मूल वास्तविक एवं समान होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, और याद रखिएगा एक बात और कि अगर डी का मान क्या हो जाए, आप लोग सुनिएगा, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है? बता रहे हैं, ठीक है ना? तो डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए? 0 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा का मतलब सारा संख्या जो जितने भी संख्या है प्लस वाला ना, तो वो सारा का सारा 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना? तो 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। मूल वास्तविक होता है लेकिन क्या होता है? असमान। अगर डी का मान 0 से भी छोटा आ जाए, अच्छा 0 से छोटा कब हो सकता है? जब डी का मान माइनस में आ जाए तो 0 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि मूल अवास्तविक होता है। क्या होता है? मूल अवास्तविक होता है। और जब 0 रहे तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। आप लोगों को ये सारी बातें याद करना है, ठीक है ना? याद रखना है और अपनी कॉपी में जो है नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बिंदु 2,4 एवं 0,0 को जोड़ने वाली रेखाखंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। सबसे पहली बात कि हमें किससे पूछा है? 2,4 और 0,0 से पूछा है, तो हमें उसके बीच का मध्य बिंदु का निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो चलिए हम लोग क्लास को जो है जूम करते हैं और उसमें बनाएंगे, ठीक है? तो हम लोग क्लास को जूम किया और याद रखिएगा क्या दिया गया है? तो 2,4 दिया गया है और किसके बीच? तो 2,4 और किसके बीच? तो 0,0 के बीच हम लोगों को क्या निकालना है? मध्य बिंदु निकालना है। तो आप लोगों को हमने बता के रखा है कि मध्य बिंदु को निकालने के लिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 और फिर बटे में 2। ये क्या होता है हमारा? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का जो होता है फॉर्मूला होता है। x2 y2 x2 x1 y1 कहाँ से निकालेंगे? तो याद रखिएगा कि ये हम लोगों का होता है x1 और ये होता है y1 और ये होता है x2 और ये क्या होता है? y2। तो याद रखिएगा कि x2 का मान यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में और x1 का मान हो जाएगा 2 और x2 का मान क्या हो जाएगा? तो 0। अब बटे में क्या है? 2, y1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 4 और फिर प्लस में y2 का मान क्या हो जाएगा? तो 0। अब बटे में क्या हो जाएगा? 2। याद रखिएगा कि अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, 2 और 0 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 2 बटे 2, 4 और 0 को जोड़ देंगे, क्या होगा? 4 बटे 2। यानी कि अगर हम लोग इसको भागा लगा दें तो 1 बार में भागा लगेगा और ये कितना बार में? 2 बार में, यानी कि 2 नहीं 1,2 ना, इधर 1 आया है ना, तो 1,2 जो है क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। देखते हैं हम लोगों का जो है ऑप्शन, किस ऑप्शन में 1,2 है? क्या है? 1,2 किस ऑप्शन में लग रहा है आप लोगों को? 1,2 ऑप्शन सी में लग रहा है क्या? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आप लोगों को इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? हम लोगों को पूरा जूम अप नहीं किए थे क्या क्लास को? अब हो गया ना? तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 3 प्लस 2√5 है एक, क्या है? याद रखिएगा कि परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर पूर्णांक संख्या है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, हमने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी संख्या रूट में आ जाए, कोई भी संख्या अगर रूट में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और उसका जो जोड़ हो जाए, अगर हम लोग अपरिमेय संख्या में, अगर परिमेय संख्या जैसे 3 यहाँ पर क्या है?
परिमेय संख्या है, लेकिन उसको अगर अपरिमेय संख्या में जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे या फिर गुना कर देंगे या फिर भाग कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसे हम लोग फिर से बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये 3 है और याद रखिएगा कि 3 जो है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अपरिमेय संख्या जी ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में अगर हम लोग परिमेय संख्या को ऐड करेंगे या फिर घटाव करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो संख्या क्या होगा? तो अपरिमेय ही रह जाएगा, वो परिमेय बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 का जो है सार्वअंतर, यानी कि सार्वअंतर क्या है? हमेशा याद रखिएगा कि सार्वअंतर को जो है ना हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। और आप लोग अभी कंफ्यूजन में चल गए होंगे कि अभी तो हम लोगों को विवेचक बराबर, विवेचक को अभी बताए थे कि विवेचक को डी कहता है, तो फिर ये सार्वअंतर कहाँ से आ गया? याद रखिएगा ये जो है एपी चैप्टर में है, और एपी चैप्टर में है, एपी चैप्टर में हम निकालने के लिए डी का मान, यानी कि सार्वअंतर डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं, और वहां पर हम लोग डी का जो मान पढ़ा था, तो वो विवेचक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विवेचक। याद रखिएगा दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि हम लोग A2 माइनस A1 कहाँ से लाएंगे? तो याद रखिएगा कि ये प्रथम पद को हम लोग A1 कहते हैं, द्वितीय पद को A2 कहते हैं, तृतीय पद को A3 और चतुर्थ पद को A4, उसी तरह पांचवा पद को A5, छठा पद को A6 और सातवां पद को A7, 50वां पद को A50, ठीक है ना, 100वां पद को A100। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे A2 का मान क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, और माइनस में हम लोगों का A1 का मान हमारा 4 हो जाएगा। तो अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्या? तो सार्वअंतर डी का मान हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि, क्या कहता है? एक सेकेंड। कहता है कि बिंदु 2,3, क्या कहता है? बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को आगे लिखना है, जगह नहीं के कारण हम लोग क्या करें? नीचे लिखे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लास को थोड़ा जूम करेंगे। क्या करेंगे? क्लास को जूम, तभी बन सकता है ना। अब याद रखिएगा कि हम लोग जो है इसे पहला यानी कि x1 मानते हैं, और इसे y1 मानते हैं, इसे x2 मानते हैं और इसे y2 मानते हैं कि नहीं? ठीक है ना। तो दूरी बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है? दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा क्या? अंडर रूट, वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इधर करते हैं ताकि इधर भी हम लोगों को बनाने में थोड़ा जगह मिल जाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो जाएगा हमारा? x2 क्या? -2 है क्या? ठीक है, और माइनस देंगे x1 क्या है? 2 है का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है? 3 है क्या? और फिर माइनस y1 क्या है? वो भी 3 है का होल स्क्वायर। तो बताइए कि क्या हो जाएगा? -2 को जोड़ेंगे तो -4 होगा ना, तो -4 का स्क्वायर, -4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखिएगा कि 0 को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर करें या फिर उसमें ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि -4 का स्क्वायर क्या हो जाता है? तो 16 होता है। याद रखिएगा कि 4 का भी स्क्वायर 16 होता है और -4 का भी स्क्वायर जो है 16 ही होता है, ठीक है। तो 16 का बाहर क्या निकल जाएगा? तो हमारा 4 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बाहर? 16 का बाहर क्या निकल जाएगा? 4। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसके जो बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी 4 हो जाएगा, 4। और हम लोग जो है बीच की दूरी को हम लोग इकाई में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? इकाई में। ये बात आप लोग जो है हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में जो है 4 है, ठीक है ना। तो
कौन सा ऑप्शन में है, क्या लग रहा है, बी लग रहा है क्या? ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो अंत भला तो सब भला कहता है कि यदि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के शून्य ए और बी, ए कोमा बी हो तो ए प्लस बी का मान होगा। याद रखिएगा कि ए प्लस बी यानी कि, और यहाँ पर शून्य को बोला है ए बी, तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसे ही ना अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है, याद रखिएगा कि a प्लस बी पूछा है यानी कि शून्यकों का योग पूछा है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यही ना होता है माइनस बी बट्टे ए। तो याद रखिएगा, चलते हैं हम लोग थोड़ा जूम करते हैं क्लास को, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि हम लोग जो है इसमें क्या निकालते हैं, तो सबसे पहली बात एक्स वाई सॉरी ए बी सी का मान निकालते हैं। और ए का मान किसे कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए का मान करते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। और याद रखिएगा कि एक्स के गुणांक को हम लोग बी का मान कहते हैं, एक्स के गुणांक को किसका मान कहते हैं, बी का मान। अब बी में भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पर -1 होगा क्योंकि वहां पर माइनस दिया गया है, ठीक है। और अचर मान को हम लोग क्या कहते हैं, सी का मान कहते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और याद रखिएगा कि हम लोगों से पूछा है अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग पूछा है, तो क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है ना। तो माइनस बी का मान हो जाएगा -1 यानी कि 2 को माइनस हो जाएगा, फिर बटे में ए का मान क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 1 बटे 1 को सिर्फ हम लोग 1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन सी में लग रहा है क्या आप लोगों को, ऑप्शन सी में हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब फिर से अगली क्वेश्चन की ओर जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग जो है डेली सेट में जो हर सेट में हम लोग 20-20 क्वेश्चन करते हैं ना, 20-20 क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा सेट 6, क्या है सेट 6, ठीक है। तो सेट 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं लगभग, जो है हम लोग जो है सेट 10 तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फिर से उसके बाद जो क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग हिंदी का भी तो क्लास करना है हम लोगों को ना, हिंदी का क्लास करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को जो ये क्लास लगा कैसा लगा, आप लोगों को जो है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताना है कि यस सर बहुत अच्छा लगा है सर, यस सर जरूर लिखना है कि सर बहुत अच्छा लगा। अगर 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 आप लोग बिल्कुल भी चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं, ठीक है ना। और लाइव की क्राइटेरिया क्या होती है यूट्यूब पर, कि जब तक आप लोग जो है 50 सब्सक्राइबर नहीं पूरा देते तब तक जो है यूट्यूब पर लाइव नहीं आ सकते। इस कारण से आप लोग जो है जितने भी नए बच्चे हैं तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, ठीक है। ऐसे ही तैयारी करते रहिए।